Hi everyone, we would be talking about ex post facto law today. अब ex post facto law आता किसमें है? It comes under Article 20 Clause 1. Article 20 Clause 1 हमें कहता है that there's a protection against ex post facto law. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने क्राइम आज किया है, 2 साल बाद लॉ चेंज हो जाता है और पनिशमेंट बढ़ जाती है, आपका ट्रायल चल रहा है, तो 2 साल बाद के हिसाब से जो पनिशमेंट बढ़ी है वो आपके ऑफेंस पे लागू नहीं होगी, क्योंकि आपने जब किया था उस ऑफेंस को तब पनिशमेंट कम थी। सेम गोस फॉर पेनल्टी ऑल्सो। अगर पेनल्टी बाद में बढ़ जाती है ड्यूरिंग द ट्रायल इटसेल्फ, तो वो बढ़ी हुई पेनल्टी आप पे लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपने क्राइम किया था पहले तब पेनल्टी कम थी। लेट्स टेक इट दिस वे एज वेल। लेट्स से कि आपने कोई एक्ट किया विच इज नॉट एन ऑफेंस, 2 साल बाद वो ऑफेंस बन जाता है, तो आपको उसके लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या लिखा है। अ पर्सन कैन ओनली बी कन्विक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। तो उस टाइम पर जब वो एक्ट कमिट किया गया है तभी के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिल सकती है। उस टाइम पर जो लॉ इन फोर्स है, अगर उसका वायलेशन हुआ है और उस टाइम पर उसकी जो सजा निर्धारित की गई है, उसी सजा को दिया जा सकता है। अगर बाद में सजा बढ़ जाती है उस ऑफेंस की, तो बाद में कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि 2 साल बाद सजा बढ़ गई तो 2 साल पहले जिसने क्राइम किया था उसको भी बढ़ी हुई सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जिस दिन सजा बढ़ी, जिस दिन पेनल्टी बढ़ाई गई, उस दिन के बाद से उसको लागू किया जाएगा। उससे पहले वाले जितने भी ऑफेंसेस होंगे उसमें कम सजा ही लागू होगी। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। तो क्लॉज 1 प्रोहिबिट करता है कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज ना बनाए। एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट इफ एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन, मैंने अभी बताया कि जब उस एक्ट को किया गया अगर वो तब ऑफेंस नहीं था, तो बाद में भी आप उसको ऑफेंस घोषित नहीं कर सकते उस इंसान के लिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, let's take it further with a few cases that we have here. The first one is Parid Lubha versus Nilambaram. Now, what does it say? Let's understand it. I've tried to keep the language very, very easy for you. It says it was held that if non-payment of panchayat tax was not an offense on the day it fell due, जिस दिन वो ड्यू हुआ पंचायत टैक्स, उस दिन उसको पे ना करना कोई ऑफेंस नहीं था। The defaulter could not be convicted for omission to pay under a law passed subsequently. अगर बाद में एक लॉ पास हो जाता है तो अब डिफॉल्टर को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कि उसने फलाने दिन पे पास्ट में एक पंचायत टैक्स पे नहीं किया था। टू टेक इट फर्दर, अक्यूज को एडवांटेज दी जा सकती है, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की अगर कोई एडवांटेज हो रही है अक्यूज को, दैट कैन बी गिवन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1947 में कोई ऑफेंस किया, अंडर ट्रायल है, 49 तक आते आते पेनल्टी रिड्यूस हो गई, कोई लॉ में चेंज आ गया, या फिर पनिशमेंट कम हो गई, तो वहां पर अगर वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को अप्लाई किया जाए, उसकी बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन की बात हुई है, और उसको अप्लाई किया जाए तो उसकी जो सेंटेंस है या जो उसकी जो पेनल्टी है उसको मिटिगेट किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कि ये अक्यूज के एडवांटेज में तो यूज हो सकता है, लेकिन उसके नुकसान के लिए यूज नहीं हो सकता। उसका पनिशमेंट बढ़ाया नहीं जा सकता, उसका सेंटेंस बढ़ाया नहीं जा सकता उस लॉ की वजह से जो बाद में आया है। लेकिन बाद में जो लॉ आया है उसकी वजह से उसकी पेनल्टी रिड्यूस जरूर की जा सकती है, उसका सेंटेंस रिड्यूस जरूर किया जा सकता है। इसके ऊपर एक केस भी है, लेट्स टेक दैट। नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द, व्हाट यू से, इंपॉर्टेंट केसेस। रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अ बॉय ऑफ 16 इयर्स वाज कन्विक्टेड, एक 16 साल का लड़का था, उसको कन्विक्ट किया गया किस लिए? ट्रेसपास के लिए एंड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ गर्ल हु वाज एज्ड 7 years.
तो इन दोनों चीजों के लिए उसको कन्विक्ट किया गया, 6 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई, इम्पोज किया गया फाइन। बाद में आफ्टर द जजमेंट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 फोर्स में आया। उसमें ये कहा गया कि 21 साल से नीचे के किसी भी व्यक्ति को ऑर्डिनरली इम्प्रिजनमेंट ना दी जाए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, his punishment can be reduced on the basis of a law that came later. So that's all about ex post facto law. I hope you have understood it. In case you haven't, in case you have any doubt, put your questions in the comments and I would definitely answer. Thank you very much.